सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस एकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं गोल्ड बिहेवियर के बारे में कि गोल्ड का जो प्राइस है वो किस किस चीज़ों से इफेक्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कि सप्लाई, डिमांड और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर जो है ये जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे गोल्ड का बिहेवियर या गोल्ड का प्राइस जो हम कह सकते हैं कि वो इफेक्ट होता है। लेकिन क्या बात है कि गोल्ड का प्राइस जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि आज के टाइम में 51,000 रुपये चल रहा है, इसके लगभग आसपास। लेकिन गोल्ड का अगर हम प्राइस देखें तो सप्लाई, डिमांड और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को अगर हम स्टडी करते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन के लिहाज से इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही सब जो है चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो गोल्ड के प्राइस को मैटर करती हैं जिससे उसके प्राइस में बढ़ता या घटता रहता है। जैसे कि हमें पता भी है दोस्तों कि पेपर मनी जो है उसका जो है अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। लेकिन गोल्ड का प्राइस जो है वो लगभग सेम ही रहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो उसके खरीदार हैं वो ऑलमोस्ट पूरे साल ही सेम रहते हैं। सो गोल्ड का बिहेवियर जो है ऐसा क्यों रहता है और किन चीज़ों पर वो इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें ही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोज़ आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। सो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर हम देख रहे हैं वो देखेंगे हम इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के साथ साथ गोल्ड का प्राइस जो है वो कैसे बढ़ता घटता रहता है। सो ड्यूक यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है कैम्पबेल हार्वी, उनके अकॉर्डिंगली जो है इन्फ्लेशन जो है उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा नहीं पड़ता है गोल्ड के प्राइस पर। अगर हम माना जाए, अगर हम लिटरल सेंस में देखें तो हमें पता है कि मार्केट अगर उठ रही होती है तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है। क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो है वो जो है 2008 की अगर हम बात करें तो $1,000 जो था एक आउंस का माना जाता था, उस टाइम पे था, लेकिन $800 तक वो राइज बैक कर गया। सो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ग्रेट रिसेशन का जो टाइम था, जैसे कि हम मानते हैं, जो दिसंबर 2007 से जून 2009 तक रहा था। सो उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ था? तो अगर हम कैम्पबेल हार्वी के हिसाब से माने, अगर इन्फ्लेशन जो है वो मैटर नहीं कर रही है गोल्ड के प्राइस को या इफेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या चीज़ जो है गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट कर रही है? सो क्या वो डर है? सही बात है, डर जो होता है वही जो है गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट करता है। मान लीजिए कि हम देखते हैं रिसेशन आने वाला, जैसे होता है ना, कई बार मार्केट में हो जाता है कि नमक के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम उनको फटाफट से स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही जैसे कुछ टाइम पहले हुआ था। लेकिन ऐसा ही गोल्ड के केस में भी होता है कि अगर हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम पहले से ही उसकी खरीद को जो है वो शुरू कर देते हैं। सो ये जो चीज़ है वो गोल्ड के प्राइस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डर जो है, फियर ही जो है वो गोल्ड के प्राइस पर इम्पैक्ट डालता है। और भी दूसरे जो फैक्टर हैं, जैसे कि सप्लाई फैक्टर, वो भी जो है गोल्ड के ऊपर जो उसके प्राइस है उस पर इफेक्ट डालती है। क्योंकि गोल्ड जो है वो एक ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए कमोडिटी है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह कंसिडर किया जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली देखा जाए तो इंडिया और जो चाइना है उनमें ही ज़्यादातर इसको खरीदा जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में। अब मान लीजिए जैसे कॉफ़ी है या ऑयल है, जो कमोडिटी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे तरीके में खरीदी है, बेची जाती है, जो हर जगह यूज़ की जाती है, लेकिन सोने को तो हम खा नहीं सकते हैं। सो ऐसा क्या होता है? अब हम देखते हैं कि गोल्ड जितना भी माइन कर रहे हैं हम, वो जो है वो हमारे आसपास ही है, अभी भी है, और भी हम माइन करे जा रहे हैं। तो अगर सप्लाई बढ़ रही है तो भी जो प्राइस है वो घट क्यों नहीं रहा है, बढ़े ही क्यों जा रहा है? सो ऐसा इसलिए होता है कि साथ साथ जो उसके बायर्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे जैसे हमारा जो कंट्री है या हमारा जो वर्ल्ड है वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके जो बायर्स हैं वो भी जो है साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसकी डिमांड में कमी नहीं आ रही है। और सप्लाई तो साथ साथ बढ़ी रही है क्योंकि माइन करा हुआ गोल्ड भी है हमारे पास और बाकी भी रखा हुआ है। सो पीटर हग जो है डायरेक्टर है ग्लोबल ट्रेडिंग किस्को में, सो उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए इट एंड्स अप इन ड्रॉअर इटसेल्फ। सो अगर हम खरीदते भी हैं तो एट द एंड वो जाएगा तो ड्रॉअर में ही। तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने आज गोल्ड को खरीदा तो हम उसको नेक्स्ट डे ही बेचने के लिए निकल गए, वो अलग बात है। जो सप्लायर्स हैं वो ऐसा करते हैं कि आज खरीदा एंड देन नेक्स्ट डे बेच दिया। लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली देखा जाए
तो ऐसा वो डेली बेसिस पर नहीं करता, बहुत सालों में ही अगर देखा जाए तो वो निकाला जाता है उसको ये बेचने के लिए मार्केट में। जैसे इंडिया और चाइना में स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में देखा जाता है। अब इंडिया में ही देख लीजिए, अगर हम मान लीजिए एक ब्रेसलेट ही लेते हैं, सो अधिकतर क्या होता है कि उस ब्रेसलेट को हम अगर हमें वॉशिंग मशीन खरीदे तो हम उसके लिए बेच देते हैं। सो इस चीज़ों के लिए जो है वो इम्पैक्ट डालती है, बट एट दी एंड अगर हम पूरे होल लेवल पर देखा जाए तो सप्लाई फैक्टर भी इसका ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सो दोस्तों, सेंट्रल बैंक जो है वो भी जो है गोल्ड के प्राइस पर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर जो है सेंट्रल बैंक्स के पास फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो भी वो क्या चाहेगी कि गोल्ड को जो है वो लूज कर दे मार्केट में। ऐसा क्यों है? क्योंकि गोल्ड भी एक तरीके की जो है वो लाइबिलिटी है एक तरीके से बैंक्स पर। ऐसा क्यों है? वो डेड एसेट है। डेड एसेट में क्यों कह रहा हूँ इसको? क्योंकि अगर हम देखा जाए बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं या इवन मनी जो होती है वो क्या है, वो रिटर्न देती है एट दी एंड सेंट्रल बैंक्स को, अगर वो बॉन्ड्स भी रिलीज करती है। लेकिन गोल्ड जो है वो पड़ा रहता है, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है सेंट्रल बैंक्स के अकॉर्डिंगली वो नहीं डालता है। सो उस केस में जब फॉरेन एक्सचेंज जो है सेंट्रल बैंक्स के पास ज़्यादा हो जाती है तो जो है वो चाहेगा कि वो मार्केट में लूज कर दे गोल्ड को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अपने मन चाहे कितना भी कर सकता है। तो इसी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए या इस सिचुएशन को देखते हुए वॉशिंगटन अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था। अब वॉशिंगटन अग्रीमेंट है क्या? वो साइन जो है वो सितंबर 26, 1999 को किया गया था 13 नेशंस के द्वारा। और इसके अंदर जो है, इसके तहत क्या माना जाता है कि कोई भी कंट्री जो है वो 400 मेट्रिक टन पर ईयर ही जो है वो सोना जो है वो रिलीज कर पाएगी। लेकिन ऐसा स्पेसिफाइड माना नहीं जाता है कि जो इन कंट्रीज ने साइन किया भी है इस अग्रीमेंट को वो 400 मेट्रिक टन तक ही करे। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक माप आपको दे दिया गया कि आपको इतना ही करना है, लेकिन एक जेंटलमैन अग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है कि आप इतना ही करें। और अगर गवर्नमेंट इतना से ज़्यादा करती हुई है तो उनके पोर्टफोलियोज जो होते हैं ना उस पर ये जो है बुरा इम्पैक्ट दिखाती है। जैसे हमारी रिपोर्ट कार्ड में दिखाती है ना कि इतना ज़्यादा लूज कर दिया तो गवर्नमेंट जो है बच्चा जो है वो ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है। तो अगर वो ज़्यादा गोल्ड लूज भी करेगा तो एट दी एंड वो इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया से बुरा इम्पैक्ट डालती है ऑल ओवर द वर्ल्ड उस कंट्री के बारे में। इसीलिए जो है 400 मेट्रिक टन से ज़्यादा जो है कोई भी कंट्रीज लूज नहीं करना चाहती। तो ये हमने थर्ड हमारा फैक्टर देखा, सेंट्रल बैंक, जिसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के बिहेवियर पर, प्राइस पर। सो दोस्तों, सेंट्रल बैंक्स के अलावा ETFs भी जो हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिनको हम कहते हैं, वो भी जो है इम्पैक्ट डालती हैं गोल्ड के प्राइस पर। ETF जो है अगर हम सरल भाषा में देखें या सिंपल भाषा में, सो वो क्या होते हैं, वो एक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं। जैसे कि हम स्टॉक्स को ही मान ले, वो कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज माना जाता है जिसको हम एक तरीके से ETF का नाम दे देते हैं। इसका काम क्या होता है कि मार्केट में पहले से जो इंडेक्स चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली जो है ये इन्वेस्ट करता है मार्केट में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अकॉर्डिंगली ही चले। एट दी एंड वो क्या है, कितने भी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में या सेक्टर्स में जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन जनरली वो जो है मार्केट में जो भी अंडरलाइंग इंडेक्स चल रहे होते हैं, जो भी मार्केट का बिहेवियर चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली ही शेयर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सो इसका जो है ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं माना जाता है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अगर हम कहें तो हम मान सकते हैं गोल्ड पर पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं अलग अलग तरीके की वो मानती हैं कि इसका भी गोल्ड के प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन गोल्ड के प्राइस पर अगर हम ना माने, लेकिन क्या माना जाता है कि ETF का जितना ऑलमोस्ट शेयर्स का प्राइस चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली ही गोल्ड का प्राइस भी मार्केट में चलता है। तो नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं पोर्टफोलियो कंसिडरेशन। अब अगर हम पोर्टफोलियोज की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी करी है ETFs में, सो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो पीटर हक जो है, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी है, उन्होंने जो है बहुत ही एक रीजनेबल सा क्वेश्चन दिया है कि क्या एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा कि हमें पता चले कि हम गोल्ड को उस समय खरीदें। सो ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखा जाए, जैसे कि हमने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के देखा था कि इन्फ्लेशन जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादातर नहीं पड़ता है गोल्ड के ऊपर। लेकिन अगर हम देखा जाए एक छोटे से पीस को, कि एक बड़े से पोर्टफोलियो के अंदर एक छोटा सा अगर हम लॉजिक ढूंढे, वो क्या है कि गोल्ड जो है एक हम रीजनेबल डाइवर्सिफायर मान सकते हैं। अब डाइवर्सिफायर का क्या मीनिंग हुआ कि कोई भी अगर इकोनॉमी है उसके ऊपर वो इम्पैक्ट अपना जो है वो ज़रूर डालती है, चाहे वो प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब अगर हम सिंपली देखा जाए कि अगर हम रिकॉग्नाइज कर लेना कि वो चीज़ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, सो ये सब चीज़ें जो है इससे हम अपना जो है वो तय कर सकते हैं कि हमें किस समय गोल्ड खरीदना चाहिए एंड किस समय नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि हमें देखा जाए 1980 में जिन्होंने गोल्ड खरीदा होगा ना, उस समय जो था गोल्ड अब तक के समय में भी देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा हाई अपने अमाउंट पर था, $2000 अगर हम माने 1 आउंस का था उस समय वो। लेकिन 1980 में जिन्होंने गोल्ड खरीदा होगा ना, वो अब तक जो है रो रहे होंगे, क्योंकि इतना गोल्ड जो है इतने हाई अमाउंट पर आज तक 2020 तक भी नहीं गया है। उतना हाई अमाउंट पर उन्होंने उस समय गोल्ड खरीद लिया था, लेकिन अब तक भी वो जो है इतने अमाउंट पर नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जिन्होंने 1983 में खरीदा होगा वो अब तक कमा रहे हैं, क्योंकि उस समय गोल्ड कम था और अब उसकी अमाउंट बढ़ रहा है। तो उनके लिए जो है ये इम्पैक्ट डाला गया है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि किस समय खरीदा जा सकता है किस समय नहीं, क्योंकि एक तरीके की स्पेकुलेशन ही है, ये जुआ ही जिसको हम कह सकते हैं। बट हाँ, अगर हम थोड़े मार्केट कंडीशंस को देखना सीख जाएं, समझना सीख जाएं, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर हमें पता चल जाए कि गोल्ड किस समय बढ़ सकता है किस समय नहीं बढ़ सकता, लेकिन है तो एक तरीके का जुआ ही अगर हम देखें तो। सो अगर हम माने कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे हम देखें कि एक तरीके की साइंस या आप आर्ट को एक कला ही मान सकते हैं। कि अगर हम देखा जाए इसका मतलब क्या होता है कि ओवरसीइंग करना किसी भी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, जैसे कि वो कंपनी ही हो या इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो। क्या मतलब कि अगर हम देख रहे हो कि कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं कि वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मार्केट में कर रही है, चाहे वो किस समय जो है साल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट अपनी ज़्यादा कर देती है गोल्ड में, या किस समय वो कम कर देती है। सो एक तरीके से आर्ट ही है या स्टडी आप कह सकते हैं कि आपको मार्केट को समझना या देखना जो है वो पड़ेगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स जो हैं या इंस्टीट्यूशन जो है वो मार्केट में अपने पैसे को लगाती हैं गोल्ड के ऊपर, या किस समय वो खींच लेती हैं वापस। सो ये सब चीज़ों की स्टडी के बाद आपको इस चीज़ों की समझ आ सकती है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, तो बॉटम लाइन इज कि अगर आप गोल्ड के प्राइसेस को पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके जो प्राइस हैं गोल्ड के ऊपर वो कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो अगर आप उस चीज़ को स्टडी करना सीख जाएंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि गोल्ड के प्राइसेस किस वजह से बढ़ते हैं। सो इस वीडियो में हमने बात करी है डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, जिससे रिलेटेड गोल्ड जो है हम देखते हैं कि वो बढ़ता है या प्राइस उसका घटता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करिए। बाकी एजुकेशनल हम वीडियोस जो है इस चैनल पर डालते भी रहते हैं, बट इस वीडियो में हमने कुछ अलग करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बुरी लगी हो तो भी बताइएगा, और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बुरी लगी होती हो तो अनलाइक कर दीजिएगा। सो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं, उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आपको यहाँ पर भी कहीं पर शो हो रहे होंगे। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। सो फिलहाल बस इतना ही इस वीडियो में। अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।